तो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ 40 प्लस अकेडमी। सुबह के 11 बज चुके हैं। जैसा कि हमने पहले शेड्यूल दिया था आपको कि आज हमारा डीएसएस का जो एक चैप्टर बाकी रह गया है, दैट इज डिजाइन ऑफ स्लैब्स। चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूँ बच्चों, तो आप देखोगे इस चैप्टर का वेटेज जो है वो कम से कम 25 मार्क्स आपको देगा। 25 मिनिमम मार्क्स। एक क्वेश्चन कभी कभार और आ जाता है तो ये वेटेज जो हो सकता है वो 35 तक भी जाता है कभी कभी। सो कहीं ना कहीं दिस इज द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर ऑफ योर सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर, जो कि आपको सिविल सेमेस्टर 5 में है। और हम जिस पैटर्न से ये सिलेबस कवर कर रहे हैं वो एमएसबीटी के पैटर्न से कवर कर रहे हैं बच्चों। तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये डिप्लोमा लेवल तक का सब्जेक्ट है। एमएसबीटी पैटर्न से ही मैं पूरा कोर्स मैंने कवर किया है। अगर आपको फुल टाइम कोर्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे क्लासेस के जो नंबर है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। गाइस, ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि डिज़ाइन ऑफ स्लैब सीखने वाले, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिज़ाइन इन एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। स्लैब का डिज़ाइन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फाउंडेशन ले करने के बाद स्लैब का डिज़ाइन बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो आज का ये पहला लेक्चर है डिज़ाइन ऑफ स्लैब का। तो ऐसा कुछ नहीं किसी को कुछ समझ में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीच में ज्वाइन होते हैं, फिर उनको लगता है अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले का छूट गया है। तो इसमें कुछ कोरिलेशन इतना नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कोरिलेशन होगा चैप्टर नंबर 3 से, जो कि मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे कवर कर लूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट एक्चुअली स्लैब इज। इंट्रोडक्शन टू स्लैब वी विल स्टार्ट विथ। And you know that slabs support mainly transverse load and transfer them to support primarily by bending. Let me, बहुत सारा इंग्लिश हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ऐसा लग रहा है अंग्रेज इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ भी हो, हम तो हैं इंडिया में ही और मोस्ट ऑफ द लोग इंडिया में ही रहने वाले हैं। तो अब आते हैं अपने लैंग्वेज में, हिंदी में। शांति से प्यार से हिंदी में समझते हैं। ये देख लो, ये शांति से देखो, अपने आप पूरा समझ जाएगा भाई। क्या है ये, क्या है स्लैब। अगर सिविल इंजीनियर होके सेमेस्टर 5 में होके अगर आपको ये नहीं मालूम ये क्या दिख रहा है, तो फिर तुरंत लेक्चर लेफ्ट कर दो। सिंपल सा लॉजिक है, दिस इज योर स्लैब। तो स्लैब का क्या होता है देखो, लेंथ और विथ। लेंथ की बात कर लो और विथ की बात कर लो, तो ये दोनों ग्रेटर होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जब हम ग्रेटर की बात करते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं। सो कंपेयर टू, इट इज ग्रेटर कंपेयर्ड टू थिकनेस। थिकनेस स्लैब का कम होता है। ये देखो, ये थिकनेस है, ये थिकनेस है उसका, ये लंबाई है उसकी। ये लंबाई देखो कितनी ज्यादा दिख रही है। दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विथ। ये विथ है उसकी, विथ भी ज्यादा है। विथ इज ऑल्सो मोर, लेंथ इज ऑल्सो मोर, बट वॉट इज लेस, दैट इज नथिंग बट थिकनेस। ठीक है, यहाँ पे छोटा क्या है, थिकनेस छोटा है। तो स्लैब में याद रखो, द डायमेंशंस ऑफ थिकनेस इज smaller than that of, you can say, length and width. तो यहाँ पे ध्यान से एक बार पढ़ो। reinforced concrete slab covers relatively large areas compared to beam और column. स्लैब का एरिया, स्लैब का एरिया किससे बड़ा होता है, बीम के एरिया से एंड कॉलम के एरिया से। बीम मैंने आपको बताया है हॉरिजॉन्टल मेंबर। हॉरिजॉन्टल मेंबर देखो, घर बनाते हो, ये घर क्या बनाया, ये पिलर। क्या बनाया, पिलर। पिलर के ऊपर क्या रखते हो, बीम। ये आपका बीम है, ये आपका कॉलम है, दिस कॉलम। सो ऐसे समझना, दिमाग में रहना चाहिए। बीम बोलेंगे तो हॉरिजॉन्टल, ये देखो ऐसा हॉरिजॉन्टल। कॉलम बोलेंगे तो वर्टिकल।
ठीक है, ये है कॉलम। दिस इज वर्टिकल मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कॉलम। ये भी हमने सिखाया है प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, हेंस द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज लार्ज इन केस ऑफ स्लैब। अरे सिंपल सी बात है, स्लैब में हम ज्यादा भराई करते हैं, मतलब सीमेंट, रेती, बालू जो भी है, ये ज्यादा मिला के डालते हैं स्लैब बनाने के लिए। तो एक्चुअली द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, स्लैब डालना है तो ये सूखना भी अच्छे से चाहिए, इसको पानी भी अच्छे से मिलना चाहिए, और इसीलिए स्लैब में सबसे ज्यादा डेड लोड होता है। स्लैब में डेड लोड ज्यादा होता है। डेड लोड मतलब ये वैरी नहीं करेगा, एक समान लोड रहेगा, यूनिफॉर्म लोड रहेगा मोस्टली स्लैब पे। सिंपल सी बात है, स्लैब में क्या बड़ा होता है, क्या ज्यादा होता है? वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ज्यादा होता है। तो डेफिनेशन ऑफ स्लैब हम कैसे पढ़ेंगे? हाउ वी विल डिफाइन स्लैब? ए स्लैब इज अ टू डायमेंशनल फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट दिख रहा है, ये फ्लैट है एकदम, फ्लैट स्ट्रक्चर, एलिमेंट हैविंग थिकनेस स्मॉल, अभी भी बताया, थिकनेस स्मॉल कंपेयर्ड टू द अदर टू डायमेंशन। अदर टू डायमेंशन में हम क्या कर सकते हैं? व्हाट आर दोस? लेंथ एंड विड्थ। अरे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो काफी सिंपल सी बात है, ये स्लैब है, आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो भाई, अगर आप किसी भी आरसीसी के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, बस अपने मुंडी ऊपर करो, आपको स्लैब दिखेगा, वही आपका स्लैब है। यस और नो? ओके, नाउ टाइप्स ऑफ स्लैब। दो तरह के स्लैब होते हैं। तो वन टाइप ऑफ स्लैब इज वन वे स्लैब एंड हैज सपोर्ट ऑन टू पैरेलल साइड। वन वे स्लैब होता है और टू वे स्लैब, ये देखो इसको बोलते हैं वन वे स्लैब। इसको जो सपोर्ट है ना, सिर्फ दो साइड से है। मैं आपको स्लैब बता दूं, स्लैब बना दूं, ये आपका स्लैब है, दिस इज योर स्लैब। अगर मैं यहाँ से सपोर्ट दे दूं इसको, और यहाँ से भी सपोर्ट दे दूं, मतलब ये दोनों साइड से सपोर्ट दे दिया मैंने, समझ रहा है? और यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, ये हैंगिंग कर रहा है, हैंग है ये, ठीक है? या फिर ऐसा समझ लो यार, अपना बेड देख लो, जिस पे तुम बेड पे बैठ के समझो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? चार पैर होते हैं ना बेड को नीचे, तो समझो ये दो ही पैर है सिर्फ, चार पैर है नहीं। एक यहाँ पे सपोर्ट है तुम्हारे बेड को, और एक यहाँ पे सपोर्ट है बेड को, तो वही जिस पे तुम बैठे हो बेड पे, वो तुम्हारा स्लैब, उसको इधर एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट इधर है, टू पैरेलल सपोर्ट। टू पैरेलल सपोर्ट, तो वो होता है वन वे स्लैब, ठीक है? और जब चारों तरफ से स्लैब हो, सॉरी, चारों तरफ से अपना ये सपोर्ट हो, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं, तो यहाँ भी पैर लगा दिया बेड को, यहाँ भी पैर लगा दिया, चारों तरफ से सपोर्ट। यहाँ देखो, इधर भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है, चारों साइड से सपोर्ट है। दिस इज टू वे स्लैब। टू वे स्लैब। अच्छा, जब सपोर्ट ज्यादा रहता है, सिंपल सी बात है, तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा लोग का सपोर्ट है, ठीक है? ज्यादा लोग तुम्हें तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तब तुम स्ट्रोंगर होगे ना, स्ट्रांग रहोगे ना। कम लोग हैं तुम्हारी जिंदगी में सपोर्ट करने वाले, तो देन यू आर अ वीक पर्सन। सिमिलरली गाइस, सपोर्ट अगर ये वन वे स्लैब दिख रहा है, वन वे स्लैब, ये वीक होता है, दिस इज वीकर एंड दिस इज स्ट्रॉन्गर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो हम लोग क्या यूज करने चाहिए? टू वे स्लैब। टू वे स्लैब इज गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। हाँ देख लो, stronger and more efficient than one-way slab if the distance in each direction are comparable. Let it be. Just remember these two words. Stronger and more efficient. क्या होता है? Two-way slab. Two-way slab. सिंपल सा एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया अपने लाइफ से कंपेयर करके आप लोगों के। फ्लैट प्लेट जस्ट रेस्ट ऑन रैंडम कॉलम्स। सीधी सी बात है, आपके पास चार कॉलम है। कॉलम बोलेंगे तो घर का चार कोना, जहां पे पिलर खड़ा होता है, उस पे स्लैब डाल दिया,
बात खत्म। ऐसे स्लैब को हम लोग बोलते हैं फ्लैट प्लेट स्लैब, फ्लैट प्लेट्स स्लैब। अंडरस्टूड? तो ये थियरी का आप इस पेज का ले लो स्क्रीनशॉट, या तो लिख के ले लो, लेकिन समझ लो इसको काफी अच्छे से, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों के। मैं सब रफ कर देता हूँ जो ये यूज हुआ है। अच्छा, समझ में आ रहा है? कुछ डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर लाइव चैट में डिस्कस करो, मैं आई विल आंसर ईच एंड एवरीथिंग। ओके गाइस, सो व्हाट वी डिड सो फार, मैंने आपको स्लैब का डायग्राम दिखाया। आई हैव शोन यू द डेफिनेशन ऑफ स्लैब। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, जिसका थिकनेस कम होता है, विड्थ और लेंथ ज्यादा होता है, उसी को हम लोग स्लैब कहते हैं। और टाइप्स ऑफ स्लैब हमने वन वे स्लैब किए और टू वे स्लैब किए। ठीक है? अब स्लैब में सपोर्ट भी कुछ तरह के होते हैं, जरा देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, सिंपली सपोर्टेड। किसको किसको सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं पता है? ऐसा कौन है जिसको सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं मालूम है? बीम, ये आपका बीम है, उसको एक सपोर्ट यहाँ से दिया, ये आपका बीम है, और उसको दूसरा सपोर्ट यहाँ से दिया। ये आपका एक रिएक्शन हो गया आर ए, ये दूसरा रिएक्शन हो गया आर बी। ऐसे को, ऐसे बीम को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपली सपोर्टेड। तो यहाँ पे भी आप समझो, ऐसे स्ट्रक्चर को जिसको चार दीवार होती है, सॉरी चार वॉल्स है, सिंपली सपोर्ट होता है ये। ऐसे स्लैब को हम लोग सिंपली सपोर्ट बोलते हैं। तो ये कुछ टाइप के सपोर्ट है, आप देख लीजिए, जो हम लोग स्लैब को देते हैं, बट ये कभी एग्जाम में इतनी जल्दी पूछा नहीं है। बट देन टू यू नीड टू रिमेम्बर दैट इज कैंटिलीवर भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, ओवर हैंगिंग भी होता है, सिंपली सपोर्टेड भी होता है। आपने अपने मैकेनिक्स में भी इसको काफी अच्छे से पढ़ा है। ठीक है? तो इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसको इतना ध्यान से करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखो क्या, सिंपली सपोर्टेड, ओवर हैंगिंग, कैंटिलीवर और कंटिन्यूअस, ये चार चीज याद रखने की जरूरत है बस। ठीक है? ये चार तरह के सपोर्ट होते हैं स्लैब। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। सीधा आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखो, ये एमसीक्यू से पूछते हैं। लेट मी जूम दिस, जूम होगा क्या ये? हाँ देखो, जूम हो गया, दिख रहा है आपको? बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, L by D, L is the length, L is the length, D is the depth. When you are talking about cantilever, when you are talking about cantilever support, in such case, the ratio L by D is 7. For simply supported, the ratio L by D is 20, and for continuous beam, the ratio L by D is 26. Now, what is the ratio for cantilever? 7. What is the ratio for simply supported? 20. What is the ratio for continuous beam? 26. ये L by D होता क्या है now? What is L by D? L, you know, it is the length of the slab. D is the depth of the slab. तो याद रखना, कभी भी लेंथ बड़ा होगा डेप्थ से। लेंथ स्लैब का बड़ा होता है डेप्थ से। लेंथ ग्रेटर देन डेप्थ। एंड कैंटिलीवर बीम में याद रखो, अगर आपने डेप्थ 1 रखा है तो आपको लेंथ 7 रखना पड़ेगा। का मतलब यही होता है। देखो, L बाई डी की वैल्यू 7, मतलब क्या हुआ? अगर आपका डेप्थ 1 है तो आपका लेंथ 7 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। और सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर आपका डेप्थ 1 है तो आपको लेंथ 20 रखना पड़ेगा, तो और लंबा रखना पड़ेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग स्लैब को और लंबा रख सकते हैं, लॉन्गर स्लैब। सिंपली सपोर्टेड बीम में स्लैब लॉन्ग हो सकता है, कैंटिलीवर में ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए स्लैब। अच्छा, कैंटिलीवर का एक एग्जांपल बताऊं, कैंटिलीवर स्लैब का? बोलो बोलो। सिंपल सी बात है, कैंटिलीवर कैसा होता है बताओ मुझे। कैंटिलीवर, ये देखो, ये एक सा तरफ से फिक्स रहता है, दूसरी तरफ से हवा में रहता है। ये आपका कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर स्लैब स्लैब। तो इसमें अगर ये लंबाई हमने ज्यादा कर दिया, समझो इतना लंबा कैंटिलीवर कर दिया, यहाँ कोई खड़ा है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से बेंड हो जाएगा ना। वापस एक बार सुनो ध्यान से, आपका कैंटिलीवर क्या होता है? ये कैंटिलीवर, ये कैंटिलीवर बीम है। यहाँ कोई खड़ा है अभी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेल एंड गुड, नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, इट इज पॉजिटिव साइन। लेकिन यही कैंटिलीवर अगर मैं इतना लंबा कर दूं, लेंथ इसका बढ़ा दूं और यहाँ पे किसी को खड़ा कर दूं, तो क्या होगा?
ब्रेक होगा कि नहीं, बेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, अरे स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा, अरे जेल में जाओगे, सारे के सारे सिविल इंजीनियर्स जेल में जाओगे ऐसा करोगे तो सीधी सी बात है, कैंटिलीवर बीम में आप लेंथ ज्यादा नहीं बढ़ा कर सकते डेप्थ के मुकाबले। अगर आपका डेप्थ 1 है तो लेंथ सिर्फ उसका 7 गुना होगा, डेप्थ अगर 10 है तो लेंथ उसका 7 टाइम्स कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, दोनों साइड सपोर्ट रहता है, एक सपोर्ट यहाँ पे भी है, एक सपोर्ट यहाँ भी, अरे भाई कितना भी लंबा करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सिंपली सपोर्टेड बीम में। और फिर आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या, लगातार बहुत लोग ने सपोर्ट किया है, कंटिन्यूअस मतलब क्या, ज्यादा ही सपोर्ट है। देखो ये आपका बीम है, सॉरी ये आपका समझो स्लैब है, कितना बड़ा भी बनाओ ना, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, कंटिन्यूअस आदमी लोग ने नीचे से पकड़ के रखा है, हमने अब नीचे से आपने पिलर बना दिए, तो ये टूटेगा क्या, कहीं से टूटेगा क्या, नहीं, अरे नहीं टूटेगा यार, कैसे टूटेगा बताओ, सिंपल सा लॉजिक एकदम, टूट ही नहीं सकता, बेंडिंग नहीं होगा, नो बेंडिंग। क्यों, क्योंकि नीचे बहुत सपोर्ट है, सिंपल सा लॉजिक, जिंदगी में बहुत लोग तुम्हारे पास हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम टूट के बिखर नहीं सकते, आगे ही बढ़ते जाओगे, आगे ही बढ़ते जाओगे, और एक दिन वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, इफ यू हैव सपोर्ट इन योर लाइफ। वैसे ही अगर स्लैब को सपोर्ट ज्यादा है तो कितना लंबा भी स्लैब बनाओ भाई नहीं टूटेगा, ठीक है, समझा, ए, वेरी गुड। तो ये मोस्टली कहाँ देखा जाता है मालूम है, ये ऑडिटोरियम वगैरह देखते हो, बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम रहता है, ऊपर सीधा स्लैब रहता है, तो हम बीच बीच में एक आधा पिलर पिलर और बना देते हैं ताकि सपोर्ट मिले नीचे से, ठीक है। तो अब तो स्लैब के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हो, तो ज्यादा अब डिस्कस नहीं करूंगा, और सीधा सीधा मैं डिजाइन पे आता हूँ। क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, डिजाइन ऑफ स्लैब पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, डिजाइन ऑफ स्लैब। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप्स सीखेंगे कि स्लैब के डिजाइन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, बस उन्हीं स्टेप्स को समझ लो और उसको फिर एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, वो स्टेप्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो उसी स्टेप से आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा, जो सीधा सीधा 10 से 15 मार्क्स का एग्जाम में आता है, ठीक है, नहीं तो 10 नहीं तो कम से कम 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा सीधा। तो मैं आपको जितने स्टेप्स अभी सिखाने वाला हूँ उन सारे स्टेप्स को ध्यान से समझो और देखो, ठीक है। देखो जो पहला स्टेप्स है, जरा इसको जूम करता हूँ, जरा देखो, पहले हम लोग डिजाइन करेंगे किसके लिए, वन वे स्लैब के लिए। ये वन वे स्लैब क्या होता है मैंने अभी अभी आपको बताया, वन वे स्लैब मतलब दो ही सपोर्ट रहेगा, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। जैसे कि आप एक सिंपल सी बात पकड़ लो, आप अपना मोबाइल ले लो हाथ में, ठीक है, उसको लेफ्ट से पकड़ लो, राइट से पकड़ लो, सामने से और पीछे साइड से वो क्या हुआ है, हिलता रहेगा, झुकेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां से सपोर्ट नहीं है। तो वन वे स्लैब मतलब आपके दोनों हाथ ने मोबाइल को आपके सपोर्ट किए, ठीक है, फिंगर्स रख लो, चाहिए तो एक लेफ्ट में एक फिंगर रख लो, एक राइट साइड में फिंगर रख लो आपके मोबाइल के, आपको समझ जाएगा वन वे स्लैब, सिंपल सा लॉजिक। हाँ, वन वे स्लैब में एक चीज होता है, यहाँ पे ध्यान दो, अभी डिजाइन कैसे करते हैं वन वे स्लैब का बच्चों। स्टेप नंबर 1, ये सारे फॉर्मूलेस आपको लिखने ही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, अदरवाइज बहुत तकलीफ होगी, फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है, डिजाइन कांस्टेंट। डिजाइन कांस्टेंट क्या क्या होता है देख लो पहले, पीटी, पीटी मतलब परसेंट ऑफ स्टील, परसेंट ऑफ स्टील, ये आपको पता होना चाहिए, और प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार ये पीटी हमने यूज किया है, ठीक है। देखो जब आपने माइल्ड स्टील यूज किया तब आपका एम यू का वैल्यू, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एम यू आर का मतलब क्या होता है, प्रीवियस चैप्टर में सीखा है, चैप्टर नंबर 3 में सीखा है। एम यू आर का मतलब क्या होता है, फटाक से कमेंट बॉक्स में टाइप करो एम यू आर का मतलब, और अगर नहीं टाइप किया तो पहले जाके पुराना लेक्चर देखो तब इधर आना, ठीक है। एम यू आर का मतलब फटाक से टाइप करो, आई एम वेटिंग राइट नाउ, फटाफट टाइप करो एम यू आर का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय एम यू आर, प्रीवियस चैप्टर का टॉपिक है ये, एम यू आर नहीं मालूम तो बता देता हूँ, अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अल्टीमेट
मोमेंट ऑफ, अब तो याद आ गया होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अभी भी याद नहीं आया तो छोड़ दो पढ़ाई, ठीक है। लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे तो शादी भी तो नहीं होगी, बराबर। तो पढ़ाई छोड़ के कुछ फायदा नहीं, चुपचाप करते रहो, भले 35% मिले, ठीक है। 35% मिले तो भी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि लास्ट में तो बताना पड़ेगा ना, हाँ, कि भाई हमने डिप्लोमा किया है शादी के टाइम, ये भी बताना पड़ेगा। डिप्लोमा हो के अगर इंजीनियरिंग हो गया तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर तकलीफें बढ़ जाएंगी ना जिंदगी में। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी तकलीफ, शादी भी नहीं होगी। तुम लोग को यही तकलीफ रहती है ना, टेंशन। इसलिए पढ़ाई कर रहे हो पता है मुझे, और भले तुम लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोलो, ठीक है। चलो देखो इधर, माइल स्टील के लिए एमयू का फॉर्मूला क्या होता है, 0.19। एमयू का फॉर्मूला होता है 0.149 एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर। बी इज द विथ, डी इज द डेप्थ। और एक्सयू मैक्स क्या होता है, एक्सयू मैक्स मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एक्सयू, एक्सयू इज द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। पीटी परसेंट ऑफ स्टील अभी अभी बताया, ये सब हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हुआ है, बार बार मैं बताऊंगा नहीं, ये सब आप रिवीजन करते चलो, क्योंकि डिजाइन बहुत वॉलेटाइल होता है भाई, वॉलेटाइल से केमिस्ट्री कैसा होता है, कितना भी पढ़ो कितना भी पढ़ो भूल जाते हैं, वैसे ही डिजाइन है। स्टेप्स आपको याद करने ही पड़ेंगे, स्टेप्स आपको समझ के लो फिर उसको याद भी करो, दोनों काम करना पड़ेगा, नहीं तो वाट लगना निश्चित है, पक्का वाट लगेगी, दूसरा कुछ है ही नहीं। आई कांट हेल्प यू इन दैट। मैं आपको समझा रहा हूँ, और इसको लिखो, 2 बार लिखो 3 बार लिखो, स्टेप्स याद कर लो, क्योंकि डिजाइन का सब्जेक्ट जब एग्जाम में दोगे ना तो आंसर क्या आ रहा है फाइनल वो मायने नहीं रखता है, योर स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आपके स्टेप्स बराबर है देन इट इज ऑल डन। हो सकता है किसी का आंसर, फाइनल आंसर किसी का 150 आए, किसी का 160 आए, इट्स ओके, क्योंकि डिजाइन इज डिपेंडेंट ऑन, इट डिपेंड्स ऑन assumptions। किस पे डिपेंड है, assumptions पे डिपेंड है डिजाइन। हो सकता है मैंने कुछ और अज्यूम किया, मुझे कुछ और पसंद है तो भाई मैं कुछ अलग ही अज्यूम करूंगा, तुम्हें कुछ और पसंद है तो तुम कुछ अलग ही अज्यूम करोगे, ठीक है। तो डिजाइन इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन assumptions एंड रिक्वायरमेंट। अब जैसे किसी को पैसा कम खर्चा करना है तो क्या करेगा, वो सस्ता वाला स्टील खरीदेगा ना, तो क्या एज्यूम करेगा, सस्ता वाला स्टील के हिसाब से एजम्पशन करेगा, तो उसकी वैल्यूज अलग आएंगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, एजम्पशंस पे डिपेंड है डिजाइन, तो फाइनल आंसर इतना मायने नहीं रखता। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेप्स का मार्क मिलेगा डिजाइन में, ठीक है। तो अभी शायद रिटर्न पेपर भी हो सकता है आप लोगों का, तो फाइनल ईयर का तो पेपर अच्छे से होने वाला है। तुम लोग फाइनल ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फाइनल ईयर में हो, तो सोचो भी मत कि बिंदास पास हो जाओगे, चांस ही नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करो, एक ही रास्ता है। फाइनल ईयर का तो पिछले साल वो लोग ने पास नहीं किया था जब कोरोना एकदम अपने उफान पे था, तो इस साल तो सवाल ही नहीं उठता ना। अभी तो इतना केसेस कम भी हो चुके हैं, तो एग्जाम पक्का होगा, हो सकता है रिटर्न एग्जाम हो, इसलिए इंतजार कर रहे हो लोग। और फाइनल ईयर का मोस्टली रिटर्न एग्जाम ही होगा, ऐसा पूरा कोशिश रहेगा गवर्नमेंट का। सो गाइस पढ़ते चलो, डिजाइन के स्टेप्स याद भी करते चलो, ठीक है। ये फॉर्मूलेस हैं, तो फॉर्मूला लिख लेना। स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ, स्लैब का थिकनेस निकालना है हमको। एस्टिमेशन ऑफ स्लैब थिकनेस, स्लैब का थिकनेस निकालने के लिए बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो स्लैब का थिकनेस क्या होता है, लेस, बी इज लेस, द डेप्थ ऑफ स्लैब इज लेस। डेप्थ स्लैब का कम होता है, अभी अभी मैंने बताया, ये देखो, ये डेप्थ है समझो, या फिर थिकनेस बोलो, डी बोलो और टी बोलो, ये कम होता है। लंबाई देखो कितनी ज्यादा है, विथ देखो कितनी ज्यादा है, तो अब मैंने अभी अभी बताया, विथ भी ज्यादा होगा, लेंथ भी ज्यादा होगा, लेकिन क्या कम होगा, डी, डेप्थ और थिकनेस कम होता है इसका, स्लैब का। इसलिए थिकनेस निकालना बहुत जरूरी है स्लैब का। तो थिकनेस निकालने का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, थिकनेस इज स्पैन अपॉन 20 इंटू एम एफ। एम एफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एम एफ का पूरा नाम है मॉडिफिकेशन फैक्टर। व्हाट इज एम एफ, दिस इज मॉडिफिकेशन फैक्टर। मॉडिफिकेशन फैक्टर ये एक डिजाइन कांस्टेंट है बच्चों, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि आपको डिजाइन डेटा बुक में दिया होता है, और आप वो ग्राफ यूज कर के इसको वैल्यू निकाल सकते हो। मॉडिफिकेशन फैक्टर एमएफ की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, डिजाइन डेटा बुक, स्टील टेबल, डिजाइन डेटा बुक से निकालोगे। और अगर वहां से आपको नहीं निकालने आता है, ठीक है,
तो आप यहाँ से निकालोगे, ये देखो आपकी स्क्रीन पे ये फॉर्मूला दिख रहा है एमएफ का। इन एब्सेंस ऑफ द ग्राफ, फिगर मतलब ग्राफ, मॉडिफिकेशन फैक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय परसेंट ऑफ स्टील। आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालने के लिए परसेंट ऑफ स्टील पता होना चाहिए, मतलब पीटी पता होना चाहिए। देखो क्योंकि फॉर्मूले में पीटी का यूज हुआ है, और इस पीटी के सामने एफएस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एफएस। सो मेरे मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है ना सबको? थोड़ा डिफिकल्ट है, स्लैब का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बड़ा डिजाइन है। 10 स्टेप है टोटल। कितने स्टेप है? 10 स्टेप्स, और 10 के 10 स्टेप्स बहुत बड़े हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, कहीं नहीं समझा तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, लेकिन ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकता मैं, क्योंकि ये बाउंसर जाएगा सीधा। क्यों बाउंसर जाएगा? डिजाइन है स्लैब का, 10 स्टेप्स है। एक तो सबसे बड़ी बात, आप लोग पहले का रिवाइज नहीं करते हो। जब तक रिवीजन नहीं होगा, आपको नहीं मालूम रहेगा कि व्हाट इज एमयू। इफ यू डोंट नो व्हाट इज एमयू आर, व्हाट इज एक्सयू, व्हाट इज पीटी, अरे ये हर चैप्टर में सिखाया है। अगर नहीं मालूम है तो फिर छोड़ दो पढ़ाई और खरीद लो कुछ ऐसे हो सामान वामान बेचो। नो अदर ऑप्शन। ओके, सो लेट मी टेल यू। देखो थोड़ा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए वापस, देख लो इधर। 0.5 से 0.9 अगर परसेंट स्टील का वैल्यू है तो ग्रेड होता है Fe250, और आपका एफएस की वैल्यू 145। तो हम एज्यूम करेंगे, देखो इधर लिखा है पीटी एज्यूम्ड परसेंट ऑफ स्टील। समझो आपने एज्यूम किया 0.8, तो किसके बीच में आएगा? ये फर्स्ट वाले। समझो आपने परसेंट पीटी का वैल्यू 0.8 ले लिया, एज्यूम किया। मैंने अभी अभी बोला डिजाइन मतलब हम खुद से एज्यूम करेंगे, ठीक है। 0.8 एज्यूम किया, तो आपका ग्रेड क्या हो गया स्टील का? Fe250, और आपके एफएस की वैल्यू 145। तो आप यहाँ पे पीटी की जगह क्या डालोगे? 0.8। यहाँ एफएस की जगह क्या डालोगे? 145। तो आपको क्या मिलेगा? एमएफ। और अगर आपको एमएफ मिल गया बच्चों, इफ यू आर एबल टू गेट एमएफ, अगर आपको एमएफ मिल गया तो आपको क्या मिल जाएगा? थिकनेस डी मिल जाएगा। डी क्या मिल जाएगा? डी, क्योंकि इसमें एमएफ चाहिए ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? एमएफ। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन मतलब एलई होता है। एलई की वैल्यू हम एल प्लस डी निकालेंगे, और एल प्लस टी। ओरिजिनल लेंथ व्हाट इज एल? व्हाट इज एल? इज द क्लियर स्पैन। एल का मतलब होता है क्लियर स्पैन, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। कभी भी क्लियर स्पैन क्वेश्चन में दिया होगा। और डी अभी अभी आपने निकाला, डी आप यहाँ से निकालोगे। डी आप प्रीवियस स्टेप से आपको मिला होगा, बस वही डी लाके यहाँ पे ऐड कर देने का, तो आपको क्या मिल जाएगा? इफेक्टिव स्पैन। फिर आते हैं लोड कैलकुलेशन पे। हर स्लैब का उसका खुद का सेल्फ वेट होता है, तो याद रखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो जरा। सेल्फ वेट का फॉर्मूला देख लो। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। सेल्फ वेट ऑफ स्लैब इज 1 × 1 × d मल्टीप्लाइड बाय 25। ये 1 × 1 क्यों आया? क्योंकि हमने जो उसका ये एज्यूम किया है, क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया साइज, वो क्या है? 1 × 1 का है, ठीक है। हमेशा 1 × 1 का ही करेंगे एज्यूम, तो हमको ये मिलेगा। वेट ऑफ फिनिशिंग आएगा 1 ये फैक्टर 1 से कम हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये फॉर्मूला पढ़ लो, ये फॉर्मूला सारे लिख लो, क्योंकि ये स्टेप्स अगर आपको लिखा हुआ रहेगा तो मैं जब पहला न्यूमेरिकल लूंगा, ये सारे के सारे 7, इस पे आप कितने स्टेप्स देख रहे हो? इस पे प्रीवियस पेज पे आपको 2 स्टेप मिला, ठीक है। प्रीवियस पेज पे आपको ये पूरा स्टेप एक ये मिला, ये दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकंड स्टेप, और यहाँ पे आपको थर्ड फोर्थ ये पूरा 7 स्टेप तक यहाँ पे है। और फिर नेक्स्ट पेज पे आपको स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 10, स्टेप नंबर 11, ये टोटल 11 steps are there. Total 11 steps are there. Just write all those steps. Write all the steps, and you can quite easily understand this step in lecture number 2। लेक्चर नंबर 2 में ये स्टेप्स आपको समझेगा जब मैं न्यूमेरिकल नंबर 1 सिखाऊंगा। न्यूमेरिकल नंबर 1 तो आपको समझेगा कि हाँ सर ने जो लिखने बोला था स्टेप्स, उसको याद करने बोला तो कितना जरूरी स्टेप्स था, ठीक है। तो ये सारे ये वाले ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ यहाँ तक ही है, ठीक है। ये चेक फॉर डिफ्लेक्शन वगैरह इतना कुछ है नहीं,
वो तो फिर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका यूज मिलेगा हमको, तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 7 स्टेप तक, ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बच्चे क्या करते करते हैं मिस्टेक्स, यहाँ ही मिस्टेक होता है। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मैं अभी समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखो फैक्टर लोड का डिजाइन, ये फॉर्मूला क्या आपने पहली बार देखा है क्या आज? एमडी पहले भी देखा है, इसमें याद क्या करना है, क्योंकि ये हर चैप्टर में आया है। एमडी मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट, एमडी मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट डिजाइन, दैट इज नथिंग बट डब्ल्यू डी इंटू एल ई स्क्वायर अपॉन 8। ये फॉर्मूला आपने कितने बार हर चैप्टर में यूज किया है डिजाइन के, अब तक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कुछ नया नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू। सिर्फ यही है कि आप कितना रिवीजन कर लेते हो और कितने बार इसको लिख के करोगे। लिख के रिवीजन करोगे तो आपको पूरा स्टेप्स याद भी हो जाएगा, और समझा तो मैं दे ही रहा हूँ आपको। सो दैट इज क्वाइट इजी, नॉट अ बिग डील। बट हाँ, बुक लेके बैठो तो घर पे, ठीक है, कम से कम क्या ना, पास होने के लिए नहीं तो कम से कम शादी होने के लिए तो पढ़ो, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो कैसे शादी होगा बताओ। सिंपल सा लॉजिक। ओके, सो गाइस, ये लेक्चर में यही एंड करता हूँ। पूरे डिजाइन का यूज, जितने भी स्टेप्स है डिजाइन के, सारे डिजाइन के स्टेप्स में यूज करूंगा। कब? जब न्यूमेरिकल नंबर 1 सिखाऊंगा, और वो लेक्चर नंबर क्या होगा? 2। So guys, thank you very much. The most important thing, like this video if you have understood each and everything, and don't forget to subscribe our channel. So thank you so much.